फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यूज़ कैप्सूल। आज हम बात करेंगे CBDC और क्रिप्टो में क्या डिफरेंस है। CBDC का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। CBDC और क्रिप्टो में सिर्फ एक सिमिलरिटी है जो कि बोथ आर ऑन ब्लॉकचेन। दोनों ब्लॉकचेन के ऊपर है, ये एक ही सिमिलरिटी है और उनमें जो डिफरेंसेस है वो 10 तरह के डिफरेंसेस है। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस है वो 10th डिफरेंस, वो हम लास्ट में बताएंगे, इसलिए हमारे साथ बने रहिए। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला डिफरेंस है इश्यूइंग अथॉरिटी। इसे कौन इशू करता है? CBDC इशू करने की अथॉरिटी है सेंट्रल बैंक। जिस कंट्री की सेंट्रल बैंक है उस कंट्री का CBDC सेंट्रल बैंक ही इशू कर सकता है। और क्रिप्टो ब्लॉकचेन इशू करता है। माइनिंग एक वे आउट है जिससे क्रिप्टो जनरेट होता है, लेकिन क्रिप्टो इशू कौन करता है? ब्लॉकचेन। दूसरा डिफरेंस है एक्सेप्टेबिलिटी। दूसरी कंट्रीज में एक्सेप्टेबिलिटी। CBDC जिस कंट्री में इशू होता है सिर्फ उसी कंट्री में चलता है। जैसे कि CBDC ऑफ चाइना, वो सिर्फ चाइना में ही वैलिड होगा, लेकिन क्रिप्टो इज एक्सेप्टेड वर्ल्ड ओवर। पूरे दुनिया में क्रिप्टो चलता है। और बिटकॉइन पूरे दुनिया में बिटकॉइन ही है। इथेरियम पूरे दुनिया में इथेरियम ही है और उसका जो प्राइस रहता है वो पूरी दुनिया में सेम प्राइस रहता है। ऐसा नहीं कि हर एक कंट्री में अलग अलग प्राइस रहेगा बिटकॉइन का। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बिटकॉइन का प्राइस पूरी दुनिया में एक ही रहता है और वो पूरी दुनिया में वैलिड है। तीसरा मेजर डिफरेंस है डिसेंट्रलाइजेशन। CBDC सेंट्रलाइज्ड है, सेंट्रल बैंक इसका कंट्रोल करती है, और क्रिप्टो डिसेंट्रलाइज्ड है, इसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। फोर्थ डिफरेंस है लिमिट ऑन सप्लाई। CBDC सप्लाई करने का कोई लिमिट नहीं है। सेंट्रल बैंक कैन डिसाइड ऑन नंबर ऑफ कॉइन्स टू बी प्रोड्यूस्ड। सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है कितने कॉइन्स प्रोड्यूस करना है और कभी प्रोड्यूस करना है। पॉलिसी मेकर या सेंट्रल बैंक ये CBDC का सप्लाई इंक्रीज कर सकते हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम और उसका डिनोमिनेशन भी चेंज कर सकते, लेकिन क्रिप्टो में ऐसा नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सप्लाई लिमिटेड है जो ब्लॉकचेन डिफाइन करता है। एक बार ब्लॉकचेन बन गया और सप्लाई की लिमिट डिसाइड हो गई, उसके बाद उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। ब्लॉकचेन का क्रिएटर भी उसे चेंज नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ा वर्च्यू है क्रिप्टो के लिए। पांचवा डिफरेंस है ओनरशिप। CBDC होल्डर्स उसके ओनर नहीं बन जाते। होल्डर ये जस्ट होल्ड करते हैं उसके अंदर की एसेट को। गवर्नमेंट एक्चुअल ओनर है CBDC के। क्रिप्टो में होल्डर बिकम्स एब्सोल्यूट होल्डर। इसमें कोई इंटरमीडियरी की ज़रूरत नहीं होती है। इसको होल्ड करने के लिए या इसको ट्रांसफ़र करने के लिए किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। ये डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट में होल्ड भी कर सकते हैं, ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। होल्डर बिकम्स एब्सोल्यूट ओनर। सिक्स्थ डिफरेंस है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनेंस। CBDC को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है और क्रिप्टो इज मेंटेन्ड बाय ऑल नोड्स। सभी नोड्स मिलके क्रिप्टो को मेंटेन करते हैं। सभी नोड्स ब्लॉकचेन से कनेक्ट होते हैं और मेंटेन करते हैं और इसके बदले में ब्लॉकचेन उनको हर एक नोड को रिवॉर्ड करता है। सेवेंथ डिफरेंस है कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। CBDC जो कि गवर्नमेंट मेंटेन करती है, इसलिए हम एज्यूम कर सकते हैं कि ट्रांजैक्शन में कोई भी कॉस्ट नहीं लगेगा। हर एक ट्रांजैक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे क्योंकि ये CBDC मेंटेन करने की जवाबदारी गवर्नमेंट की है, इसलिए कोई कॉस्ट अटैच नहीं होता है ट्रांजैक्शन के ऊपर। लेकिन क्रिप्टो में वैलिडेटर्स का कॉस्ट लगता है। ट्रांजैक्शन को कंफर्म करते हैं वैलिडेटर्स और वैलिडेटर्स का कॉस्ट लगता है, लेकिन ये कॉस्ट बहुत कम होता है। सेंट्रल बैंक का जो कॉस्ट है उसके कंपैरिजन में वैलिडेटर्स का कॉस्ट बहुत ही कम होता है। फॉर एग्जांपल DeFi से अगर हम $100,000 अगर दूसरे कंट्री में भेजेंगे जो कि ओपन लेजर है, ब्लॉकचेन एक ओपन लेजर है,
इसलिए उसमें कंट्री अलग अलग नहीं होती। ब्लॉकचेन एक ब्लॉकचेन है, सिंगल डेटाबेस है, इसलिए $100,000 का जो ट्रांजैक्शन है उसका कॉस्ट सिर्फ $1 आएगा। और CBDC के केस में अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में फंड ट्रांसफर होगा तो बहुत ज्यादा कॉस्ट आ सकता है। 8वां डिफरेंस है वैलिडिटी ऑफ ट्रांजैक्शन या एक्सेप्टेबिलिटी इन मार्केट। CBDC के ट्रांजैक्शन थ्रू आउट द कंट्री वैलिड होते हैं क्योंकि इसको सेंट्रल बैंक, उस कंट्री की सेंट्रल बैंक इशू करती है, इसलिए पूरी कंट्री में CBDC वैलिड होता है किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए। लेकिन क्रिप्टो में ऐसा नहीं है। जनरली क्रिप्टो अलाउ नहीं किया हुआ है किसी भी कंट्री ने एक्सेप्ट अल सल्वाडोर। लेकिन क्रिप्टो का एडॉप्शन दिन दिन बढ़ रहा है, एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये ब्यूटीफुल टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करना नामुमकिन है। 9th और वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इंट्रिंसिक वैल्यू। CBDC का कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ सोवरेन गारंटी, गवर्नमेंट की सोवरेन गारंटी के ऊपर चलता है। कोई भी CBDC गोल्ड पेग्ड नहीं है क्योंकि गोल्ड पेगिंग हर एक कंट्री ने डिसकंटिन्यू कर दिया है। हर एक कंट्री जितना चाहे उतना CBDC इश्यू कर सकता है और कोई भी CBDC एसेट बैक्ड नहीं है। क्रिप्टो में एक टाइप है स्टेबल कॉइन। ऑल स्टेबल कॉइन्स आर बैक्ड बाय एसेट्स और कुछ क्रिप्टो तो गोल्ड पेग्ड है। फॉर एग्जाम्पल पर्थ मिंट गोल्ड टोकन, डिजिक्स ग्लोबल, ईदर गोल्ड, मेटा गोल्ड, पैक्स गोल्ड, ये सब कॉइन्स गोल्ड पैक्ड है। दैट मीन्स उनके पास रिजर्व्स है गोल्ड का और गोल्ड की वैल्यू से उनकी वैल्यू डिराइव होती है। कितनी बड़ी बात है। लास्ट 10th डिफरेंस जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग है वो है सोवरेन गारंटी। CBDC गवर्नमेंट की सोवरेन गारंटी से इश्यू होता है, इसलिए लोग उसमें कॉन्फिडेंस रखते हैं और इसलिए CBDC ये गवर्नमेंट की लायबिलिटी है। लेकिन क्रिप्टो ये गारंटीड बाय ब्लॉकचेन, ये ट्रस्टलेस है, जैसे कि सतोशी नाकामोटो ने डिस्क्राइब किया है। ये सिर्फ और सिर्फ ब्लॉकचेन से गारंटीड है, ये किसी इंसान या इंस्टीट्यूशन से गारंटीड नहीं है और ये उसका सबसे बड़ा वर्च्यू है क्योंकि ये दूसरे किसी की भी लायबिलिटी नहीं है। और हमारे ओपिनियन में ये इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा रूल ये मीट करते हैं और वो रूल है यू मस्ट इन्वेस्ट some portion of available funds in an asset which is not the liability of anyone else। मैं इसको समझाऊंगा। हमको ऐसे एसेट में इन्वेस्ट करना चाहिए जो दूसरे किसी की लायबिलिटी न हो, मतलब कि हमारे डिस्पोजेबल वेल्थ, इन्वेस्टेबल वेल्थ को हमको इस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए कि कुछ पोर्शन हमको ऐसे एसेट में डालना चाहिए जो दूसरे किसी की भी लायबिलिटी न हो। फ्रेंड्स, ये हमारे व्यू थे पर्सनल, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस आपके लिए नहीं है, ये आपके सिर्फ जानकारी के लिए इंफोटेनमेंट है। इन्वेस्टमेंट करने के पहले आपको खुद का रिसर्च करना चाहिए और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के पास जाके आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस भी लेनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए क्योंकि ये वीडियो बनाने में हमको काफ़ी मेहनत लगी है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।